हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू कर रहे हैं 11वीं क्लास पॉलिटिकल साइंस की आपकी क्लासेस। हम आज की वीडियो में लेसन नंबर जो 1 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ कि इस चैप्टर के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि इस चैप्टर में क्या है और हम क्या पढ़ने वाले हैं, कि संविधान क्या होता है और हमें उसकी क्या ज़रूरत है। तो हमारा चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे, कि क्यों बना था, कैसे बना था, क्या इसकी ज़रूरत थी। तो जो हमारा जो संविधान है बेटा, हम कहेंगे एक ऐसा लिखित दस्तावेज है कि उसमें विभिन्न कानून नियमों का ऐसा समूह है जिसमें सबके बारे में लिखा है, जनता का उसके प्रति विश्वास है और जनता उसके बारे में उसके ऊपर बिलीव करके उसके ऊपर या उसके अकॉर्डिंग कार्य करती है। तो सबसे पहले हमें ये बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हम बाद में बताएंगे कैसे निर्माण हुआ कैसे नहीं हुआ। उससे पहले हम ये करेंगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी नीड क्यों हुई, उसकी ज़रूरत क्यों हुई, क्या किस लिए हमारे लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो ज़रूरी था। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम फर्स्ट पॉइंट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है कि संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। तो ये बताते हैं बेटा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है अलाउज कोऑर्डिनेशन, कि कोऑर्डिनेशन या जो तालमेल है वो संविधान कैसे बढ़ाता है। ये देखो बेटा कि ये आन लोगों को एक तरह से एक दूसरे के नज़दीक लाता है। कैसे नज़दीक लाता है, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देकर बताती हूँ। जैसे कि भारत है, भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न जाति विभिन्न समूहों के लोग रहते हैं, वो फिर भी मतलब कि एक दूसरे से अलग रहते हैं। अगर देश में कोई कानून ना हो, कोई ऐसी व्यवस्था ना हो जिसके अकॉर्डिंग, जैसे आज हमारा डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंतर्गत हमने जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कर रखा है उसके अकॉर्डिंग हम जो रूल्स बनाते हैं, बनाए गए हैं उनको फॉलो करते हैं। अगर ऐसा नहीं है, विभिन्न जाति विभिन्न धर्म विभिन्न समूहों के लोग हमारे यहाँ रहते हैं, तो कोई ये है कि जो डिसीजन मेकिंग है उसको वो करने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सभी इतने सारे लोग हैं, इतने सारे समूहों के लोग, इतने सारे धर्मों के लोग, इतनी सारी भाषाओं के लोग, तो उनके जो विचार हैं और वो सब कुछ उनका अलग अलग होगा, उनका सोचने का तरीका, उनका नज़रिया, वो सब कुछ अलग अलग होगा। तो इस वजह से ये इन सबको एक तरह से इनके अंदर कोऑर्डिनेशन करता है। क्योंकि हमारी ये देखो बेटा, हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक में कंट्री में जो डिसीजन मेकिंग का काम होता है वो एक तरह से जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो करते हैं। ठीक है बेटा, तो उसके अकॉर्डिंग ये कहते हैं ये जो कोऑर्डिनेशन करता है विभिन्न जाति विभिन्न धर्म और विभिन्न समूहों के लोगों में। आगे हम बात करें, मैं एक एग्जांपल और बताती हूँ बेटा। जैसे आप स्कूल में पढ़ने जाते हो, आपके स्कूल में कई जगह से बच्चे आते हैं और कुछ है, सबकी सोच है, सबकी अलग है, सोच है, सब कुछ अलग है। दूसरा, हम स्कूल में जाते हैं, वहाँ देखो बेटा कि ये मान लो कि आपका एक टाइम फिक्स होता है कि आपको इस टाइम पे स्कूल में आना है, आपको इस टाइम पे स्कूल से जाना है, आपको ये यूनिफॉर्म पहनना है, ठीक है, आपको इस क्लासरूम में बैठना और कुछ। तो एक तरह से अगर मान लो स्कूल में रूल रेगुलेशन ना हो तो क्या होगा, तो पूरे जो स्कूल है उसमें अव्यवस्था फैल जाएगी, कोई किसी के बात को नहीं मानेगा और सभी है अगर कोई डिसीजन लेगा तो एक दूसरे के मामले में है इंटरफेयर करेंगे। तो इस वजह से जो स्कूल है नामक जो संस्था है, ऐसे ही बहुत सारी संस्थाएं हैं, ये कोई भी अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाएंगी। तो इस वजह से वो अपना काम सभी सही ढंग से कर पाए, एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाएं, क्योंकि रूल रेगुलेशन है जिसकी वजह से सब आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, तो वो इंस्टीट्यूट आराम से काम कर पाता है, सही ढंग से काम करता है, टाइम पे काम करता है। तो इस वजह से तो उनके बीच में जो समन्वय है या जो तालमेल है, कोऑर्डिनेशन है, वो आपका बना रहता है और वो मतलब कि सभी टाइम पे आ रहे हैं। अब ये देखो बेटा, टीचर का मन नहीं किया तो वो पढ़ाएंगे नहीं, बच्चे का मन नहीं करा तो वो पढ़ेंगे नहीं, तो वो काम कैसे करेंगे। तो सेम अगर हम इसको माने, वो हमारी कंट्री के अंतर्गत होता है कि
वो एक दूसरे के जो विभिन्न सदस्य हैं उनके अंदर कोऑर्डिनेशन करता है। जनता जिन मेंबर्स को रिप्रेजेंट करती है वही गवर्नमेंट बनाते हैं, सरकार चलाते हैं, और जो लोग हैं उनके साथ बिलीव करते हैं, उनमें विश्वास करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हम कहें द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउज फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंगेस्ट मेंबर ऑफ अ सोसाइटी। इस प्रकार हम ये कहें कि जो हमारा संविधान है उसका पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों को एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। कि ये हमारे संविधान का सबसे पहला काम है कि वो एक ऐसे नियमों का समूह बनाए, कि नियमों का समूह बनाए जिससे समाज के विभिन्न जो लोग हैं उनके अंदर कोऑर्डिनेशन हो। समझ में आ गया ना बेटा, कि जैसे रूल रेगुलेशन बनाने से स्कूल नामक इंस्टीट्यूशन सही ढंग से काम कर रहा है, इसी तरह से जो हमारा देश है उसके अंतर्गत भी जो संविधान है वो ऐसा ही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा ही एक नियमों का समूह है, ग्रुप है, जिसके द्वारा जो मतलब कि रूल्स वगैरह जो है वो ऐसे बनाए जाते हैं जिसमें सभी बिलीव करते हैं और जिसको सभी मानते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। इस प्रकार ये हमारी पहली नीड है। सेकंड हम बात करें स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, निर्णय निर्माण शक्ति की विशिष्टताएं, कि निर्णय लेने की शक्ति कैसे। अब ये देखो बेटा कि इसके अकॉर्डिंग, अब ये देखो अगर ये कह दिया जाए कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में या एक संस्था के हाथ में स्पेसिफिक जो उसके हाथ में कोई शक्ति नहीं दी गई है कि डिसीजन मेकिंग की, तो अब आप ये बताओ कि आप एक एग्जांपल देकर बताती हूँ, आप आपके आसपास के लोग, आपकी क्लासरूम को ही ले लो, आपको जल्दी समझ में आएगा। उसमें इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, अगर मतलब कि एक मॉनिटर बना दिया जाता है तब मान लो उसको सारी पावर्स दे दी जाती है क्लास से रिलेटेड, वो पूरी क्लास को कोऑर्डिनेट करता है, उसके अकॉर्डिंग उसकी बात सब मानते हैं। अगर ऐसा ना हो और क्लास में सबको ये कह दिया जाए कि सब बस वो किसी के अंतर्गत नहीं काम कर रहे हैं, सब स्वतंत्र हैं, तो उसमें क्या होगा कि कोई भी डिसीजन वगैरह लेने के लिए क्लास में छोड़ दिया जाए कि आपको इस मैटर से रिलेटेड डिसीजन लेना है, तो इतने सारे जो बच्चे हैं वो किसी एक व्यक्ति को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे या एक जो डिसीजन है उस पर वो नहीं आ पाएंगे। कि वैसे तो हमारे यहाँ हो जाता है कि जो कहते हैं हम बहुमत के आधार पर, मान लो क्लास में 50 बॉयज़ है, 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों में से 26 स्टूडेंट्स ये कह दे कि भाई हाँ ये डिसीजन लिया जाएगा, तो वो हो जाए मेजोरिटी के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम ये कह दिया जाए सबको छूट है तो सबके अलग अलग मत होंगे, किसी का इकट्ठा नहीं होगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाएगी, अव्यवस्था। ऐसे ही जो हमारा देश है उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों, विभिन्न भाषाओं, विभिन्न विचारधाराओं के लोग रहते हैं, और उन्हें ये कार्य सौंप दिया जाए कि आपको लॉ बनाने हैं, आपको कोई मतलब कि स्कीम बनानी है, तो उससे रिलेटेड जो वो एक तरह से मेजोरिटी में इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और पूरे समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। तो इस वजह से जो सेकंड पॉइंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो यही है कि हमें क्यों आवश्यकता है स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड पावर्स। तो बेटा इस प्रकार हम कहेंगे द सेकंड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई who has the power to make decisions in society. It decide how the government will be constituted. तो हम ये कहेंगे संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना होता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे बनेगी। तो ये देखो बेटा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है यही हमें बताता है कि हमारे यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग की पावर है वो किसके पास होगी, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ तौर पर बता दिया गया है कि कौन डिसीजन लेगा और किसके हाथ में सारी पावर्स होंगी। जैसे कि हमारे ये बता रखा है लोकसभा, राज्यसभा, उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री या उसके अन्य जो
सदस्य होते हैं या राष्ट्रपति, तो इन सब के जो कार्य है वो अलग अलग उसमें बताए गए हैं और सरकार का निर्माण कैसे होगा ये भी उसमें बताया गया है। अगला देखो बेटा, लिमिटेशन, थर्ड जो पॉइंट है, लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की शक्तियों पर लिमिटेशंस। तो वो हमारा क्या होता है बेटा कि अगर मान लो सारी पावर हम कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये बता दिया गया इस व्यक्ति के हाथ में पावर्स है, अगर हम किसी एक व्यक्ति के हाथ में पावर्स दे देते हैं तो वो अपनी पावर का मिसयूज़ कर सकता है, गलत प्रयोग कर सकता है और एक तरह से जो मोनार्ची सिस्टम है या हम जिसको कहीं डिक्टेटरशिप है वो आने का भय बना रहता है। ठीक है, मोनार्ची सिस्टम में पता होगा आपको कि जिसमें राजा के हाथ में सारी शक्तियाँ होती है, डिक्टेटरशिप में भी डिक्टेटर के हाथ में जो सारी पावर्स होती हैं। लेकिन हमारी जो व्यवस्था है, प्रणाली है, वो कौन सी है? डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक में जनता के हाथ में सारे जो पावर्स है वो होती हैं। इस तरह से ये पावर्स देता है तो उन पावर्स के ऊपर कुछ लिमिटेशंस भी लगा देता है कि इन लिमिटेशंस के द्वारा ये हो जाता है कि जो हमारी जो डेमोक्रेटिक जो कंट्री है वो जो डेमोक्रेटिक व्यवस्था है वो समाज में बनी रहे। इस प्रकार से हम कहेंगे कि द थर्ड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट द गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन्स। These limits are fundamental in the sense that government may never trap them। तो हम क्या कहेंगे कि संविधान का तीसरा काम यह है कि वे सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाएं। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। ठीक है बेटा, किस लिए लगाई ये तो मैंने आपको बता दिया। तो थर्ड जो हमारा फंक्शन है वो है कि एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी, की समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य, कि समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। ये देखो बेटा कि प्रत्येक देश का जो नागरिक है वो ये सोचता है कि हमारी ऐसी सरकार आए जो असमानता को दूर करे, हमारे यहाँ पर शांति कायम करे, चाहे वो डिक्टेटरशिप के अंतर्गत जो आपका राज्य हो या आपका मोनार्ची में हो या आपका डेमोक्रेटिक कंट्री में हो, सभी के सभी जो नागरिक हैं देशों के, तो वो यही चाहते हैं कि ऐसे एक सोसाइटी का निर्माण हो जिसमें ना तो किसी के साथ भेदभाव हो, ना चाहे वो जाति के आधार पर हो चाहे वो धर्म के आधार पर। जो भी असमानता की जो खाइयाँ हैं वो एक तरह से समाज में जिस भी वजह से ये जो लोग हैं एक दूसरे से दूर हैं, ये चीज़ दूर करने का प्रयत्न किया जाए। तो इस वजह से बेटा कि वो और ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो विकास है उसके बारे में जो गवर्नमेंट है वो सोचे। इसी के अकॉर्डिंग जो भारत है, भारत ने ये देखो बेटा फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो यहाँ के जो नागरिकों को दिए, इसका यही है। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत जो आपका छुआछूत का अधिकार दे रखा है वो भी इसके अंतर्गत आता है ताकि लोग किसी के साथ भेदभाव ना करें, लोगों के जो अधिकार हैं वो बचे रहें। ठीक है बेटा, तो इसके अकॉर्डिंग जो ये हमारा फोर्थ पॉइंट था ये भी कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारा, वो हमारी इस जो कॉन्स्टिट्यूशन की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, तो इसी वजह से पड़ती है, एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी। तो सो स्टूडेंट्स, तो फोर्थ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू enable the government to fulfill the aspiration of the society and create the conditions for a just of a society। इस प्रकार सरकार का जो चौथा काम है वो ये है कि सरकार ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे कि वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके कि समाज में मतलब कि जैसा जो हमारी पब्लिक है वो चाहती है वैसा एनवायरनमेंट वो पैदा करे और सबको समानता प्राप्त हो और सभी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाए। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। आज हमने पढ़ा है व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। इन सभी चीज़ों के लिए हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनकी आवश्यकता होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द कोऑर्डिनेशन एंड assurance, specification of the decision making powers and a limitation on the powers of the government and aspiration and the goals of a society। so students, आज का हमारा टॉपिक यहीं फिनिश होता है। और बेटा मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो में डालूँ तो आपको पता चल जाए कि मैंने नेक्स्ट वीडियो डाल दी है। सो स्टूडेंट्स, बाय।